नमस्कार। आज हम भारतीय चुनाव प्रणाली पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, कुछ विश्लेषण हैं जी। जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की इस विशाल चुनावी मशीनरी की खूबियों और कुछ खामियों पर भी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। भारत में चुनाव कराना, आप सोचिए, ये अपने आप में एक महायज्ञ जैसा है। करोड़ों मतदाता, हजारों उम्मीदवार, फिर अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां, बहुत जटिल है। हाँ, विविधता ही बहुत है। तो इन स्रोतों के जरिए हमारा मकसद बस ये समझना है कि ये व्यवस्था असल में काम कैसे करती है, इसकी सबसे बड़ी मजबूतियां क्या हैं और वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनसे ये आज भी जूझ रही है। सही बात है। एक संतुलित नजरिया रखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन पहलुओं पर नजर डालते हैं जिन्हें इन दस्तावेजों में भारतीय चुनाव प्रणाली की ताकत या उसकी स्ट्रेंथ के तौर पे पेश किया गया है। एक बात जो सबसे पहले उभर कर आती है वो ये है कि ये पूरी व्यवस्था लोकतांत्रिक ढांचे की बुनियाद है। हाँ, ये तो आधार है। नागरिकों को वोट देकर अपनी सरकार चुनने का अधिकार देना, यही तो लोकतंत्र का क्या कहते हैं, मूल मंत्र है। बिल्कुल, और इस पैमाने पर ये अधिकार देना जहाँ इतनी विविधता है, जैसा आपने कहा, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सिर्फ एक अधिकार नहीं है, बल्कि सैद्धांतिक रूप से सरकार पर जनता के नियंत्रण का एक जरिया बनता है। हाँ, कि सरकार जवाबदेह रहे। जी, जो उसे जवाबदेह बनाता है। और दुनिया के कई लोकतंत्रों के लिए ये वाकई एक सीखने वाली बात है कि कैसे इतने बड़े और जटिल देश में इसे संभव बनाया गया है इतने सालों से। और इसी से जुड़ा है दूसरा अहम बिंदु, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हाँ, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। 18 साल से ऊपर का हर नागरिक बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म, लिंग, भाषा या आर्थिक वर्ग, कुछ भी हो, वोट दे सकता है। जी। ये समावेशता कम से कम कागज पर तो कमाल की लगती है। हाँ, ये सैद्धांतिक बराबरी का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। जब संविधान निर्माताओं ने ये फैसला लिया होगा, आप सोचिए, तब शायद दुनिया के कई तथाकथित विकसित देशों में भी ऐसा अधिकार सबको हासिल नहीं था। सही बात है। ये दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव कितनी प्रगतिशील, कितनी आगे की सोच पर रखी गई थी। अब एक और संस्थागत पहलू आता है, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का होना। इलेक्शन कमीशन। हाँ, इन स्रोतों में इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि ये एक संवैधानिक संस्था है। इसे चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी और आजादी दी गई है ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष रहे। जी। सुनने में तो ये बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या ये वाकई जमीनी स्तर पर, असलियत में पूरी तरह निष्पक्षता सुनिश्चित कर पाता है? ये एक सवाल है। देखिए, ये एक जटिल सवाल है। जैसा आपने कहा, संवैधानिक रूप से निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता एक बहुत बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं, ये मानना पड़ेगा। हाँ। इसने दशकों तक सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराए हैं, इतने बड़े पैमाने पर, जो इसकी क्षमता का प्रमाण है। लेकिन हाँ, जमीनी हकीकत कभी कभी थोड़ी अलग दिख सकती है। आयोग के फैसलों पर उसकी निष्पक्षता और वो कितना प्रभावशाली है, इस पर हमेशा बहसें होती रहती हैं। खासकर राजनीतिक दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं। हाँ, वो तो हम देखते ही हैं। तो कह सकते हैं कि संवैधानिक मजबूती और व्यावहारिक चुनौतियों के बीच एक तनाव हमेशा बना रहता है। ये एक अहम नुक्ता उठाया आपने। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इन दस्तावेजों में नियमित चुनावों के आयोजन को भी एक मजबूती बताया गया है। रेगुलर इलेक्शंस। हाँ। पंचायत से लेकर संसद तक चुनाव एक तय समय पर होते हैं। इससे सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित होता है, जो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लोकतंत्र की निरंतरता इसी से बनी रहती है। और हाँ, फिर तकनीक का भी जिक्र आता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम। हाँ, ये तो बहुत चर्चा में रहती हैं। कहा गया है कि इससे गिनती तेज हुई है और जो पहले बैलेट पेपर के जमाने की कुछ गड़बड़ियां थीं, जैसे बूथ कैप्चरिंग या गलत गिनती, उनमें शायद कमी आई है। हालांकि इस पर भी बहसें कम नहीं हैं। हाँ, ईवीएम निश्चित रूप से प्रक्रियात्मक सुधार का एक उदाहरण तो है। इसने लॉजिस्टिक्स को, प्रबंधन को आसान किया है और नतीजे जल्दी लाने में मदद की है। हाँ, नतीजे जल्दी आ जाते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, ईवीएम की सुरक्षा को लेकर, टेम्परिंग की आशंकाओं और पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं।
राजनीतिक दल भी इस पर बटे हुए नजर आते हैं। बिल्कुल। तो स्रोत जहां इसे एक सकारात्मक पहलू मानते हैं, वहीं ये भी सच है कि तकनीक अपने साथ नई चुनौतियां और नए सवाल भी लेकर आती है। बिल्कुल सही। और आखिर में एक और ताकत बताई गई है, सैद्धांतिक रूप से ही सही शायद, कि हर नागरिक को राजनीति में भाग लेने और चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है। जी, अवसर की समानता। हाँ, ये अवसर की समानता लोकतंत्र का एक बहुत खूबसूरत आदर्श है। हाँ, ये आदर्श जरूर है, खूबसूरत आदर्श है। लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा कि जमीनी हकीकत क्या है। क्या वाकई एक आम आदमी जिसके पास भारी भरकम संसाधन नहीं है या राजनीतिक संपर्क नहीं है, वो चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है? ये मुश्किल लगता है। ये एक बड़ा सवाल है, और शायद यही सवाल हमें इस प्रणाली की कमजोरियों की तरफ ले जाता है। हाँ बिल्कुल, और यहीं से तस्वीर का दूसरा और शायद ज्यादा चुनौतीपूर्ण पहलू सामने आता है। इन दस्तावेजों में कई गंभीर कमजोरियों का भी खुलकर जिक्र किया गया है, और यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। जी, क्योंकि असलियत यहीं दिखती है ज्यादातर। सबसे पहली और शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक बात जो ये स्रोत उठाते हैं, वो है पैसे और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव। मनी एंड मसल पावर। हाँ, एक तरफ हम अवसर की समानता की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ ये स्रोत बताते हैं कि चुनाव जीतना अब इतना महंगा हो गया है कि बिना बड़े पैमाने पर धन खर्च किए कामयाबी बहुत मुश्किल है। सही। काले धन का इस्तेमाल और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का राजनीति में आना, हाँ। ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। और ये सीधा सीधा उस लोकतांत्रिक आदर्श पर हमला है जिसकी हम अभी तारीफ कर रहे थे। ये एक गहरा विरोधाभास है। हाँ, है तो। हाँ, अब देखिए, एक तरफ स्वतंत्र आयोग है, ईवीएम जैसी तकनीकी व्यवस्थाएं हैं, और दूसरी तरफ धन बल का ऐसा नंगा नाच। ये दिखाता है कि केवल अच्छी संरचनाएं बना देना काफी नहीं होता। अगर जमीनी हकीकत में उन्हें कमजोर करने वाली ताकतें ज्यादा हावी हों तो क्या फायदा? ये सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारी चुनावी व्यवस्था इन प्रभावों को रोकने में पर्याप्त रूप से सक्षम है या नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी समस्या जो उजागर की गई है वो है राजनैतिक ध्रुवीकरण और पहचान की राजनीति। पोलराइजेशन। हाँ, खासकर जाति और धर्म के आधार पर। ऐसा लगता है कि वोट अक्सर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो असल मुद्दे होने चाहिए, जो जीवन से जुड़े मुद्दे हैं, उनके बजाय भावनात्मक अपील, जातिगत समीकरण हो या धार्मिक पहचान के आधार पर मांगे और दिए जाते हैं। और इसका सीधा असर ये होता है कि गवर्नेंस के शासन के असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। हाँ। जब पार्टियां और उम्मीदवार वोटरों को बांटकर जीतने की कोशिश करते हैं तो समाज में विभाजन और गहरा होता है, और नीतियां भी फिर समावेशी होने के बजाय शायद किसी खास वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई जा सकती हैं। ये तो लोकतंत्र की मूल भावना के ही खिलाफ जाता है। सही कहा। अच्छा, एक और पहलू जो चिंता पैदा करता है वो है मतदाता उदासीनता, वोटर एपैथी। हाँ, ये भी एक बड़ी समस्या है। बहुत से योग्य नागरिक वोट डालने ही नहीं जाते। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या सिर्फ उम्मीदवारों से निराशा है कि हमें कोई पसंद नहीं, या व्यवस्था पर भरोसे की कमी ज्यादा बड़ी वजह हो सकती है, जैसा कि कुछ स्रोत इशारा करते हैं? देखिए, ये एक बहुस्तरीय समस्या है। इसके कई पहलू हैं। कुछ लोग शायद सच में विकल्पों की कमी महसूस करते हों। उन्हें लगता हो कि भाई कोई भी जीते, हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, ये सोच भी होती है। कुछ व्यवस्थागत दिक्कतें भी होती हैं, जैसे वोटर लिस्ट में नाम ना होना या मतदान केंद्र बहुत दूर होना। इसके चलते भी लोग नहीं जा पाते। लेकिन एक बड़ा कारण निश्चित रूप से व्यवस्था और राजनीतिक वर्ग से एक तरह का मोहभंग या भरोसे की कमी भी हो सकता है। जब नागरिकों का एक बड़ा हिस्सा खुद को इस पूरी प्रक्रिया से अलग महसूस करने लगे तो ये लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चेतावनी है। ये तो है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में भ्रष्टाचार और वोट खरीदने की घटनाएं भी होती हैं। ये भी स्रोत बताते हैं। हाँ, वोट फॉर कैश, पैसे बांटना, शराब या तोहफे बांटकर वोटरों को लुभाने की कोशिशें, ये सब तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक ही उड़ाती हैं। बिल्कुल। ये सीधे सीधे मतदाता के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार को कमजोर करता है। और कहीं कहीं शायद पहले से कम हुआ हो, लेकिन अब भी चुनावी हिंसा, धमकी या बूथ पर कब्जे जैसी घटनाएं होती हैं। हाँ, छिटपुट ईसाई पर होती हैं। और जहां भी होती हैं वहां तो निष्पक्ष चुनाव की गारंटी ही खत्म हो जाती है। ये घटना चाहे कमी क्यों न हो, सीधे सीधे मतदाता के स्वतंत्र और निर्भीक होकर वोट डालने के अधिकार पर हमला है। ये दिखाती है कि कानून और व्यवस्था का पालन करवाना और एक सुरक्षित माहौल बनाना कितना जरूरी है। हाँ। जो शायद हर जगह समान रूप से प्रभावी नहीं हो पाता। और ये उन संरचनात्मक ताकतों को, जैसे स्वतंत्र आयोग जिनके हमने पहले बात की थी, उन्हें कमजोर करती हैं। सही बात है। और अंत में एक और मुद्दा उठाया गया है, लंबी चुनाव प्रक्रिया का। हाँ, जो महीनों चल गई है। भारत में चुनाव कई हफ्तों, कभी कभी तो महीनों तक चलते हैं,
सुरक्षा और प्रबंधन की दृष्टि से शायद ये जरूरी हो सकता है इतने बड़े देश में। हाँ, लॉजिस्टिक्स का सवाल है। लेकिन इसमें लगने वाला समय, पैसा और मानव संसाधन वो बहुत ज्यादा है। और इस दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने से सामान्य सरकारी कामकाज और विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। हाँ, ये एक संतुलन बनाने वाली बात है। देखिए, देश की विशालता और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए एक चरण में चुनाव कराना शायद संभव ही ना हो। हाँ, शायद मुश्किल है। लेकिन इतनी लंबी प्रक्रिया के अपने नकारात्मक परिणाम भी हैं। शासन पर असर पड़ता है, आर्थिक गतिविधियां कुछ हद तक धीमी पड़ जाती हैं और एक तरह की अनिश्चितता का माहौल बना रहता है। ये दिखाता है कि कैसे एक जरूरत यानी सुरक्षित चुनाव दूसरी जरूरत यानी प्रभावी शासन के साथ तनाव में आ सकती है। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हम इन स्रोतों को एक साथ देखें तो ऐसा लगता है कि भारतीय चुनाव प्रणाली एक दोधारी तलवार की तरह है। हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ इसमें एक बहुत मजबूत संवैधानिक और संस्थागत ढांचा है, सार्वभौमिक मताधिकार, स्वतंत्र आयोग, नियमित चुनाव। इसने इतने बड़े और विविधता भरे लोकतंत्र को दशकों तक चलाए रखा है। ये वाकई काबिले तारीफ है। इसमें कोई दो राय नहीं, ये एक असाधारण उपलब्धि है। लेकिन दूसरी तरफ इसी मजबूत ढांचे को जमीनी स्तर पर कई गंभीर दीमकें ऐसा लगता है चाट रही हैं। धन बल का बेतहाशा इस्तेमाल, समाज को बांटने वाली पहचान की राजनीति, भ्रष्टाचार, कहीं कहीं हिंसा की घटनाएं और नागरिकों के एक हिस्से का व्यवस्था से मोह भंग या उदासीनता। जी, ये कमजोरियां उस नींव को लगातार कमजोर करने का खतरा पैदा करती हैं जिसे इतनी मजबूती से बनाया गया था। बिल्कुल सही कहा आपने। ये ताकतें और कमजोरियां अलग अलग खांचों में नहीं हैं, ये एक ही सिस्टम के अंदर साथ साथ मौजूद हैं और अक्सर एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। हाँ, ये इंटरलिंक्ड है। भारत का लोकतंत्र इसी जटिलता और इन्हीं विरोधाभासों के साथ जी रहा है। इसमें दुनिया के सबसे बड़े चुनावी अभ्यास को सफलतापूर्वक आयोजित करने की असाधारण क्षमता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही ये अपनी ही कुछ अंदरूनी बीमारियों से भी लगातार लड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ अच्छी व्यवस्थाएं बना देना या अच्छे कानून बना देना ही काफी नहीं है। उनकी आत्मा को जिंदा रखने के लिए लगातार निगरानी, सुधार और सबसे बढ़कर राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। हाँ, इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। जब तक इन गहरी जड़ें जमा चुकी कमजोरियों का, जैसे पैसा, ताकत, पहचान की राजनीति, इनका प्रभावी समाधान नहीं ढूंढा जाता, तब तक सैद्धांतिक मजबूतियां भी कहीं ना कहीं खोखली साबित हो सकती हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें सिर्फ संस्थाएं नहीं, हर नागरिक की भी भूमिका है। तो आज हमने भारतीय चुनाव प्रणाली की उन शक्तियों और कमजोरियों पर गौर किया जैसा कि हमारे स्रोतों में दर्शाया गया है। ये साफ है कि ये एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक संरचना तो है जिसने भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में लोकतंत्र की जड़ें जमाई हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इसके सामने खड़ी चुनौतियां भी उतनी ही गंभीर है और उन पर ध्यान देना, उन पर काम करना बेहद जरूरी है। और यहाँ मैं बस एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। जी जरूर। अच्छा, सिर्फ तकनीकी सुधार, जैसे मान लीजिए ईवीएम है या भविष्य में कोई और तकनीक आ जाए, क्या ये अपने आप में चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। या जब तक हम धन बल के प्रभाव, राजनीति के अपराधीकरण, समाज में गहरे पैठे जातिवाद और मतदाताओं की उदासीनता जैसे जो सामाजिक राजनीतिक मुद्दे हैं उनका कोई ठोस समाधान नहीं निकालते, तब तक क्या ये तकनीकी उपाय केवल सतही साबित नहीं होंगे? असल जड़ें कहाँ हैं, तकनीक में या समाज और राजनीति की गहराइयों में? इस पर सोचना मुझे लगता है लाजमी है।